नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, नमस्कार है आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे विश्व भर से, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में किसी भी स्थान से देख पा रहे और सुन पा रहे जो भी लोग इस वीडियो में आए हैं, सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं, इस समय करेंटली एक रिक्रूटमेंट आउट हुआ है आपके इंडिया देश के तेलंगाना स्टेट में, जिसके अंदर जो वैकेंसियों की संख्या है वो है 11,062, यानी 11,062 लोगों के लिए वैकेंसी जॉब डायरेक्ट स्कूल्स के अंदर निकल के आई है, जिसके अंदर वहाँ पर लैंग्वेज पंडित और स्कूल के जो आपके एसजीटी होते हैं, सीनियर सेकेंडरी ग्रेड टीचर और स्कूल असिस्टेंट, यानी कि स्कूल के अंदर टीचिंग पोस्टों के ऊपर रिक्रूटमेंट आप सभी के लिए आ चुकी है। स्कूल्स के अंदर इंडिया देश के तेलंगाना स्टेट के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल हैं स्पेशली, और लोकल बॉडीज़ के जितने स्कूल हैं, उन सब के अंदर टोटल वैकेंसियाँ जो निकल के आई है वो 11,062 हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, 11,062 वैकेंसी के करीबन ये नोटिफिकेशन स्टेट तेलंगाना में इंडिया देश के अंदर आउट हुआ है, यानी ये जॉब आउट हुई है। ठीक है, जिसको लेकर ये पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होगा, पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस होगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी कितनी मिलनी है, और इसके अलावा कौन कौन सी पोस्टों पर वैकेंसी आई है, किस किस ज़िले में। आपको पता ही है भाई, तेलंगाना जो स्टेट है वो कितना बड़ा है हालांकि, ठीक है, और स्टेट भी जिस तरीके से है इंडिया देश में, उसी तरीके से तेलंगाना स्टेट भी काफ़ी बड़ा एरिया है। तो उस पूरे स्टेट में जितने भी ज़िले हैं, उन ज़िलों में किस ज़िले में किस सब्जेक्ट टीचर की या किस ज़िले में किस पोस्ट पर कितनी कितनी वैकेंसी है, किस किस कैटेगरी वाइज, वो भी आप लोगों की आउट हो गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी वो भी आउट हो गई है, तो वो भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। हालांकि मैं इसी का, अगर आप कहोगे तो मैं आपको एक ऐसा करूंगा, डिस्ट्रिक्ट का अलग वीडियो भी आपको दे दूंगा कि भाई किस जिले में कितनी वैकेंसी है। वैसे तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं क्लियर कर रहा हूँ, अगर ना समझ आए बता देना, मैं अलग से एक वीडियो करके आप लोगों को अलग से दे दूंगा कि भाई एक्चुअल में देख लो, एक एक पोस्ट की बता दूंगा कि भाई इस पोस्ट पर इस जिले में इतनी इतनी वैकेंसी है। हालांकि इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ, ये बता रहा हूँ कि पूरा नोटिफिकेशन कवर करके दे रहा हूँ मैं आप लोगों को इस वीडियो में। सबसे पहले ये समझिए, इंडिया देश के तेलंगाना स्टेट में टीचर्स रिक्रूटमेंट आउट हुई है लगभग, ना कि सिर्फ इसमें टीचर्स हैं, इसमें आप लोगों के स्कूल असिस्टेंट भी हैं, और इसके अलावा आप लोगों के इसके अंदर लैंग्वेज पंडित, मतलब कि लैंग्वेज पंडित बेसिकली ये है कि किसी लैंग्वेज का टीचर अगर रिक्रूट होता है वहाँ पर, तो लैंग्वेज पंडित उसको कहते हैं तेलंगाना स्टेट में। ठीक है, तो लैंग्वेज पंडित है, स्कूल के एसजीटी हैं, और SA यानी कि स्कूल असिस्टेंट जैसे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट तेलंगाना स्टेट से आउट हुई है, जो कि 11,062 वैकेंसियों पे आउट हुई है। अगर आप लोग बैचलर पास आउट हो, 12th पास आउट हो, प्लस बैचलर डिग्री पास आउट हो, बीएड, डीएलएड और बीएलएड जैसे एलिमेंट्री कोर्सेज को पास आउट हो, और इसके अलावा किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूट से पूरे इंडिया में आपने कहीं से भी किया है, आप पास आउट हो। इसके अलावा आप लोगों का अगर स्टेट तेलंगाना का टेट, चाहे वो उनका उनका जो स्टेट में टेट होता है, अगर आप लोग देखोगे प्राइमरी के लिए उनका जो होता है टेट, वो दो तरह से होता है, आपको पता होना चाहिए। स्टेट टेट होते हैं, एक पेपर 1, पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए होता है, पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 के लिए होता है। स्टेट तेलंगाना में टेट, इसी तरीके से पूरे इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग खुद के टेट होते हैं। अगर आप वो पास आउट हो, या फिर आप लोगों ने ऑल इंडिया टेट जो कि सी टेट जो होता है, वो अगर आप लोग पास आउट हो पेपर 2, तो आप लोग बेसिकली बड़ी क्लासेस के लिए एलिजिबल रहोगे। ठीक है, तो वो सब मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर आप समझिए कि यहाँ पर सी टेट वालों के लिए, आंध्र प्रदेश के टेट वालों के लिए, इसके अलावा तेलंगाना के टेट पास आउट वालों के लिए वैकेंसी आ चुकी है। और टेट कैंडिडेट तभी देता है जब वो ग्रेजुएट प्लस वो डीएलएड बीएलएड जैसे कोर्सेज पास आउट होता है, तभी वो फॉर्म भरता है। हालांकि आप लोग अगर बीएड कर रहे होते हो, डीएलएड और ये सब कोर्स कर रहे होते हो, और अगर आप अपने लास्ट साल में भी होते हो, तब भी आप टेट के एग्जाम्स को भरकर दे सकते हो। ठीक है, लेकिन जब वैकेंसी लेने जाओगे तब आपके पास ये क्वालिफिकेशन पहले से ही फुलफिल होनी चाहिए, आपके कोर्स पास आउट होने चाहिए और टेट वगैरह पास आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं जानते तो बता दूं भाई, इंडिया देश में अगर आप रहते हो कहीं पर भी, हरियाणा में, कर्नाटका में, केरला, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर, तो आपको बता दूं दोस्तों, आपका इंडिया देश में टीचर्स रिक्रूटमेंट हो या स्कूल्स के अंदर जो टीचिंग स्टाफ रिक्रूट होते हैं, तो उसके लिए ये लोग कराते हैं स्टेट के टेट, मतलब स्टेट के अंदर टीईटी नाम से एग्जाम कराते हैं, टेट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि स्टेट के नाम पर होते हैं। एक इसके अलावा होते हैं आप लोगों के ऑल इंडिया टेट, जो कि सी टेट जैसे नाम का होता है। ठीक है, अभी सी टेट 9 से 12 के लिए इम्प्लीमेंट करने की वो जो है
प्लानिंग गवर्नमेंट बना रही है वो ऐसा कह रही है कि भाई हम जो है अब 9 से 12 के लिए भी अपना ऑल इंडिया टेट करवाना चालू करेंगे, जो कि 2025 वाले सेशन से ये लागू कर देंगे। मतलब जो अब 2025 वाला ईयर रहेगा उसके अंदर जनवरी के टाइम आप देखोगे जो सी टेट हो रहा होगा वो ना कि सिर्फ 1 से 8 के लिए 9, 10, 11, 12 वालों के लिए भी हो रहा होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है लोगों के लिए। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि भाई सी टेट से आप 9, 10, 11, 12 की क्लासेस को जाकर स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं डायरेक्ट सी टेट पास करके। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा। काफ़ी लोग परेशान थे कि भाई हमें जो है ना 9 से 12 क्लास के लिए हमारे को ऑल इंडिया कोई ऐसा गेटवे नहीं मिला। हमें क्या है कि हमें स्टेट के टेट भर के देने पड़ रहे हैं और फिर हम उस तरीके से 9, 10, 11, 12 की वैकेंसियाँ ले रहे हैं क्योंकि हमें ऑल इंडिया टेट नहीं मिला है। तो आपको बता दूं 2025 से ऑल इंडिया टेट आ जाएगा 9, 10, 11, 12 के लिए, तो उसको भर लिया करना। तो उससे आप लोग स्कूल्स की क्लासेस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात आती है तो स्कूल्स की समझ आ गई कि टीचिंग इस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है टीचर्स की। बात आई कि कॉलेज में किस तरीके से लोग रिक्रूट होते हैं टीचिंग पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, ये सब लोग कैसे रिक्रूट होते हैं कॉलेज इस यूनिवर्सिटी में। तो इनका क्या होता है दोस्तों, इनके लिए तो सिंपल ग्रेजुएशन और ये सब चीज़ें मांगते हैं। इसके अलावा इनसे मांगते हैं एक्सपीरियंस। आपने एक्सपीरियंस किया हो, एक्सपीरियंस के ब्याह पर ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में रिक्रूट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है और उनका भी एक अलग क्राइटेरिया मैं आपको एक अलग वीडियो में दूंगा कि भाई स्कूल तो समझ आ गया लोगों को, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैसे लोग रिक्रूट होते हैं तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रोसेस चलता है इंडिया देश के अंदर, और इसी तरीके से दूसरे देशों में भी चल रहा होगा। अलग अलग प्रोसेस अपने अपने कंट्री में चला रहे हैं और उस हिसाब से ही रिक्रूटमेंट चल रही है। तो ये सब इसलिए बताया जा रहा है दोस्तों आप लोगों को क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ जो इंडिया देश के तेलंगाना स्टेट में 11,062 वैकेंसी आउट हुई है जो कि डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट्स के स्कूल में, बेसिकली जॉब स्टेट गवर्नमेंट है, यानी कि आप लोगों को जो तेलंगाना स्टेट की गवर्नमेंट है वो आपको जॉब देगी। टोटल 11,062 लोगों को जॉब देगी वो। उसके अंदर SGT, SA और इसके अलावा लैंग्वेज पंडित यानी कि LP जैसे पोस्ट पर रिक्रूटमेंट लोगों को देगी। अब वो कौन से सब्जेक्ट पे आई है, कैसे वैकेंसी आई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। 2023 वालों में जिसमें लोगों ने फॉर्म भरा था उनसे साफ कहूंगा कि दोबारा फॉर्म मत भरना, आप लोगों का फॉर्म वही वाला एक्सेप्ट होगा ये। लेकिन याद रखें 2023 में आपने जिस भी पोस्ट पर फॉर्म भरा था, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आपको 2-4 सब्जेक्ट और एक्स्ट्रा फॉर्म और सारे 2-4 और सब्जेक्ट में फॉर्म भरना है आप लोगों को अगर इस साल, तो आप लोगों को इतना करना होगा, उसके लिए अलग से फॉर्म डालेंगे। बस सपोज मान के चले 2023 वाले ईयर में किसी कैंडिडेट ने सेम 23 वाले रिक्रूटमेंट पे इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए फॉर्म अप्लाई किया था किसी टीचर की पोस्ट के लिए, तो वो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो दोबारा फॉर्म नहीं भरेगा क्योंकि उसका रिक्रूटमेंट तब हुआ नहीं है, तो वो उसको इसी वाले से मिल जाएगा। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि उसको अब तेलुगु सब्जेक्ट पे भी अप्लाई करना है या वो चाहता है कि उसको हिंदी सब्जेक्ट पे भी अलग से अप्लाई करना है इस बार, तो वो अलग से ना इस बार अलग से ही करे क्योंकि उसने इंग्लिश सब्जेक्ट का तो पिछली बार 23 में कर दिया था। लेकिन 24 ईयर में क्या है, उसको अगर हिंदी पे भी अप्लाई करना है, तेलुगु या किसी और सब्जेक्ट की पोस्ट पर अप्लाई करना है, तो उसको क्या करना होगा, उसको फिर इस बार उस पोस्ट के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब 23 वाले लोगों को जिन पोस्ट पर फॉर्म भरा है लोगों ने, उस पोस्ट के लिए तो उनको फॉर्म नहीं भरना, लेकिन अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भरना होगा। कई लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हमने 23 में फॉर्म भर दिया है तो 24 में हमें फॉर्म भरने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर आपने उस पोस्ट पर फॉर्म भरा था जिसमें 23 में फॉर्म भरा था, उसी पोस्ट के लिए 24 में फॉर्म नहीं डालना, 24 में नया फॉर्म नए पोस्ट के लिए डाल सकते हो। सेम पोस्ट पे जिस पे पहले डाला था उस पोस्ट पे दोबारा फॉर्म मत डालना क्योंकि आप पहले ही डाल चुके हो। ठीक है, तो उसका फॉर्म क्यों डालोगे दोबारा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और ये इन्होंने इसको नोट करके भी डाला इस चीज़ को। अब बात ये आती है दोस्तों, आपकी 2023 में वैकेंसी थी 5,000 के करीब और 2024 में यही वैकेंसी 11,000 हो गई क्योंकि 5,000 पिछली वाली हो गई और इस साल 6,000 नई वैकेंसी, तो टोटल 11,000 प्लस वैकेंसी आपकी हो गई है। 11,062 लोगों को जॉब मिलेगी स्टेट तेलंगाना में। स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी यानी जॉब गवर्नमेंट है। तेलंगाना DSC यानी कि तेलंगाना की जो आप लोगों की DSC है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है या कमीशन आप कह लो, तो DSC इसको कहते हैं लोग। तो इसकी वेबसाइट आपको अपने स्क्रीन पर अभी दिख रही है और इसमें आप लोग रिक्रूटमेंट ले सकते हैं। अब बात ही आती है, आप लोग इंडिया में किसी भी जगह से मुझे सुन रहे हो, कर्नाटका, केरला, असम से, तो सभी के लिए वीडियो खास है। जो दूसरे कंट्री से सुन रहे हैं आपसे खास कहूँगा, आप लोग अगर मुझे अमेरिका से सुन रहे हैं, ईरान से सुन रहे हैं, इराक से सुन रहे हैं, इटली से सुन रहे हैं या फिर फ्रांस, जर्मनी जगहों से सुन रहे हैं, तो आपसे साफ सी यही रहेगी कि भाई इंडिया के लोगों तक पहुंचा देना इस जानकारी को कि वो लोग इस पर अप्लाई कर लें समय से। ठीक है, और आपके लिए भी प्रिपरेशन जल्दी आएगी, हर देश वालों के लिए भाई जल्दी से प्रिपरेशन जो है आप लोगों की आने लगेगी। जो भी रिक्रूटमेंट हर स्टेट में हर कंट्री में चल रही है सबको प्रिपरेशन मिलेगी, सिलेबस मिलेगा, सब कुछ फ्रीली होगा, सब कुछ फ्री होगा, यूट्यूब पर होगा और जहाँ पर भी आपको दे सके वहाँ से प्रिपरेशन दी जाएगी। हर
हर किसी एग्ज़ाम के लिए मिलेगी, प्रिपरेशन मिलेगी, वैकेंसियों के बारे में सारा बताया जाएगा, सब कुछ चलेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई दूसरे कंट्री से हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि आपके लिए कुछ नहीं आ रहा, आपके लिए भी आएगा जल्द ही। तो पहले तो आप इतना समझिए कि भाई मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अभी स्पेशली इंडिया के लोगों के लिए खास है वीडियो, तो वो सारे लोग जरूर सुने ध्यान से इस वीडियो में सारी जानकारी। इंडिया में किसी भी जगह से हैं, कोई सा भी जगह पे आप रहते हैं, किसी भी स्टेट, किसी भी यूटी में रहते हैं, आपके लिए खास रहेगा। सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, इंडिया में भी अब ये बात आ जाती है कि अदर स्टेट वाले इस वैकेंसी पर एलिजिबल हैं या नहीं। तो जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, आप लोग मेरे हिसाब से एलिजिबल हो, क्योंकि मैंने बहुत जगह रीड करा है, लेकिन मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन से समझाऊंगा कि आप लोग एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। तो ध्यान से सुन लेना, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। सबसे पहले आप ये समझिए, तेलंगाना स्टेट में डीएससी मतलब हो जाता है जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, इनके द्वारा रिक्रूटमेंट आई है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। ये वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, नोटिफिकेशन का लिंक, सिलेबस का लिंक, और इसके अलावा आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस जिले में कितनी वैकेंसी किस पोस्ट पर कैटेगरी वाइज आई है, वो मैंने सारा कुछ दे दिया है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, आप विश्व भर में कहीं से भी सुन रहे हैं तो आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। और आपको बता दूं, इंडिया के लोगों के लिए खास वीडियो है, इसमें वैकेंसी आई है आप लोगों के लिए 11,000। देखो भाई, 11,062 वैकेंसी लोगों के लिए आई, यानी कि 11,062 लोगों को इसके अंदर जॉब मिलेगी। जॉब सरकारी होगी, स्टेट गवर्नमेंट में जॉब होगी, तेलंगाना स्टेट में होगी, स्कूल्स के अंदर होगी, ठीक है। समझ आ गया, ये आप लोगों को अच्छे समझ आ रहा होगा। अब देखिए, इनका नोटिफिकेशन आपको बता दूं, मैंने आपसे हफ्ते भर पीछे 1 वीक पीछे एक वीडियो करके बताई थी कि भाई आप लोगों का जो तेलंगाना स्टेट में रिक्रूटमेंट होगा टीचर्स का, उसके लिए वैकेंसी 1-2 दिन में आ जाएगी, जैसा कि आ भी चुकी है, और फॉर्म भी आप लोगों का चालू हो चुका है। फॉर्म इसमें जो है क्लोज हो जाएगा। अभी आपको बता दूं, ये फॉर्म क्लोज होगा आपका 2 अप्रैल को। आज आपका 6 मार्च है, यानी करीब करीब आपके पास आज भी 25 दिन 25 डेज है। तो 25 डेज के अंदर फॉर्म भर लेना। फॉर्म भरने के लिए फीस लगेगी 1000 रुपीज़, कैंडिडेट को देने होंगे फीस के। आपको बता दूं, ये 4 मार्च से फॉर्म चालू है, यानी कि आज इस फॉर्म को 2 दिन हो लिए हैं, और ये 2 अप्रैल को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। पूरा 1 मंथ का समय दिया गया है, ठीक है। हाँ, ये आप देख सकते हैं, फीस भरने का समय दे दिया इन्होंने, और 3 अप्रैल को लास्ट सबमिशन का समय इन्होंने दिया है। किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरना होगा, डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आके रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म आगे भर लेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, फीस पेमेंट करेगा, फिर वो फॉर्म भरने की तरफ आएगा। फॉर्म भरेगा, अपना पर्सनल डिटेल डालेगा, अपना नाम, फादर नेम, आधार कार्ड की डिटेल, और कहाँ उसको सेंटर लेना है एग्जाम का वो सब डालेगा, क्वालिफिकेशन डिटेल डालेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा, और उसके बाद फॉर्म जमा करके फॉर्म का प्रिंट निकाल लेगा। इस तरीके से यहाँ से फॉर्म जमा हो जाएगा। फॉर्म जमा होने के बाद आपको यहाँ आना है, आपने जो फॉर्म भर लिया उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से होगा। और याद रख के, रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट करने के बाद सबसे पहले इधर आना है, देखना है कि फीस पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, नहीं हुई, हो गई होगी फीस पेमेंट, तो फिर इसमें कुछ नहीं करना, फिर फॉर्म की तरफ आना है, फॉर्म भरना है। फॉर्म जमा करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट निकालने इस वाले ऑप्शन पे आना होगा, और प्रिंट आपके पास डाउनलोड हो जाए जैसे ही फॉर्म, बस इतना ही फॉर्म में करना है, ठीक है। और आप लोग याद रखें, फॉर्म अपना फाइनल जमा करने से पहले आपने जो पोस्ट, जिस भी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है, एडिट पोस्ट अप्लाई डिस्ट्रिक्ट, तो जिस भी पोस्ट को आप जिस भी जिले के लिए अप्लाई कर रहे हो, बेसिकली किसी को मान के चलते हैं, किसी को संघा रेड्डी में, तेलंगाना में संघा रेड्डी के अंदर वैकेंसी चाहिए किसी को, तो वो अगर संघा रेड्डी की वैकेंसी ले रहा है, तो वो संघा रेड्डी को एडिट करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी चेंज कर सकता है फॉर्म भरने के बाद। मतलब फॉर्म भर रहा है जब वो, तो अपने डिस्ट्रिक्ट को अगर चेंज करना हो उसको वैकेंसी हो, तो वो यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट को चेंज कर सकता है। ये सब कब होगा? ये सब इन्हीं दिनों के बीच में होगा। 3 अप्रैल के बाद आप लोग इसके अंदर कुछ ना करेक्शन कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। बेसिकली यही कहूँगा कि भाई 3 अप्रैल तक सब कुछ सही से फॉर्म भर लेना, क्योंकि उसके बाद आप लोग फिर इसके अंदर जो है अपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस भी पोस्ट पर, उसमें आप करेक्शन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। आपके सामने वेबसाइट जो दिख रही है, इसके सारे लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिए हैं, सभी लोगों के लिए, पूरे इंडिया के सभी लोगों के लिए मैंने मेंशन कर दिया है। आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पर टिक करना होगा। आपको बता दूं दोस्तों, मैंने आपको वेबसाइट का लिंक तो दे दिया, लेकिन ये लिंक आपका एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें ऐसा लिंक है कि भाई इसको क्लिक करते ही आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी। मतलब ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का, इसको क्लिक करते ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा। इसीलिए आपसे कहूँगा कि आप लोग यहाँ से ही वेबसाइट से उठा लेना नोटिफिकेशन को, और किस जिले में कितनी वैकेंसी है उसको, और सिलेबस को, क्योंकि सबके लिंक यहाँ पर इन्होंने वेबसाइट पर दे दिए हैं, तो आप लोग आसानी से देख सकते हो, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये लिंक ऐसे हैं कि आप खोलोगे वैसे ही डाउनलोड हो जाएंगे। चलिए, इतना तो समझ आया होगा, फॉर्म की फीस समझ आ गई होगी। एक चीज़ देखिए, जिन लोगों ने 2023 वाली रिक्रूटमेंट पे अप्लाई किया था, उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है दोबारा से फॉर द सेम कैटेगरी ऑफ पोस्ट। मतलब उसी पोस्ट पर, जिस पोस्ट पर अप्लाई किया था उस पोस्ट पर दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। अलग पोस्टों के लिए दोबारा फॉर्म अलग से आपको भरना होगा, ठीक है।
समझ आ रहा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ। सबसे पहले हम नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने नोटिफिकेशन आ चुका है। कमिश्नर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट की हैदराबाद जगह से आया है। कह रहे हैं कि टीचर रिक्रूटमेंट हम कर रहे हैं, स्कूल असिस्टेंट यानी ऐसे, और एसजीटी यानी सेकेंडरी ग्रेड टीचर्स, लैंग्वेज पंडित्स, और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर और स्पेशल एजुकेशन टीचर इन प्राइमरी लेवल के अंदर हम करेंगे इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी ग्रेड टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर इन अपर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल इन द कैटेगरी ऑफ स्कूल असिस्टेंट अंडर गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी स्कूल्स इन द स्टेट थ्रू। ठीक है, डीएससी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल कमीशन। ठीक है, उसके अंदर ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। बेसिकली आप ये समझिए, अगर आप कहीं से भी सुन रहे हैं इंडिया में से, आपके लिए खास रहेगी। इंडिया में किसी भी जगह से सुन रहे हैं, पूरे इंडिया देश में, आपके लिए वीडियो खास है। इन्होंने बोला कि हमें रिक्रूट करना है स्कूल असिस्टेंट, और एसजीटी रिक्रूट करना है, और एलपीज रिक्रूट कर रहे हैं, और पीईटीज और एसईटी रिक्रूट करना है। अब आपको बता दूं दोस्तों, इन्होंने साफ साफ यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर जो आप लोगों की इन द कैटेगरी ऑफ अगर बात करें तो ये सब पोस्टें आप लोगों की जो रिक्रूट होंगी प्राइमरी लेवल पर रिक्रूट होंगी, ये सारी पोस्टें। थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसी के अंदर, आप देखोगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आप लोगों की सेकेंडरी ग्रेड टीचर रिक्रूट होंगे एसजीटी, वो और स्पेशल एजुकेशन टीचर जो रिक्रूट होंगे इनके, वो अपर प्राइमरी में रिक्रूट होंगे। मतलब कि जो 1 से 5 के ऊपर क्लास में आ रहे होते हैं, जैसे कि 6, 7, 8, ये सब लोग अपर प्राइमरी में होते हैं। और सेकेंडरी लेवल इन द कैटेगरी मतलब जो कि और इसके अलावा ऊपर के, मतलब कि या तो 6 से लेके 8, 9, 10 के ऊपर वाली क्लासों को ये लोग कह रहे हैं आपका सेकेंडरी लेवल की क्लासेस होती हैं स्कूल के अंदर, मतलब ये बड़े लेवल की क्लासेस होती हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कौन कौन सी पोस्ट पर आया है। नोटिफिकेशन आप देख लो, यहाँ पर इन्होंने दिया है 29 तारीख को नोटिफिकेशन दे दिया है, ऐसा ये यहाँ पे कह रहे हैं। हालांकि यही नोटिफिकेशन 3 मार्च को आया है, इनके हिसाब से हम मान लेते हैं कि 29 फरवरी को आ गया। ये कह रहे हैं कि 4 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच फॉर्म भरोगे आप सभी लोग फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 11,062 रिक्रूट होंगे लोग टोटल, जिसमें टीचर्स टीचिंग पोस्ट है सारी, स्कूल असिस्टेंट हो गया, लैंग्वेज पंडित हो गया, एसजीटी हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, स्पेशल एजुकेशन टीचर हो गया, सब टीचिंग पोस्टें आती हैं। तो 2024 के अंदर ही रिक्रूटमेंट आपकी हो रही है। तो मैं आपको कहूँगा भाई, टीचर की क्वालिफिकेशन अगर है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेंट शैल बी केयरफुली, आपको भाई पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लो, ये वाला फाइल पूरा पढ़ लो जो आपको बता रहा हूँ, उसके बाद ही फॉर्म भरना। 1000 रुपये फॉर्म की फीस की चार्ज होगी आप लोगों को, किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करोगे 1000 रुपये आपके चार्ज होंगे इस फॉर्म पर। ठीक है, और फॉर्म की डेट आपने समझ ली, यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म जमा होगा, फीस ऑनलाइन पेमेंट होगी, सब कुछ ऑनलाइन होगा। फॉर्म भरने का वीडियो आपको मिल जाएगा, उसको देखकर फॉर्म भर लेना। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ूंगा, स्टेप बाय स्टेप इन्होंने प्रोसेस बताया है कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। तो उसके लिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है, तो इसके लिए इन्होंने वेबसाइट पर यूज़र गाइड दिया है। आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को यूज़र गाइड, जैसे कि मैंने आप इस पर क्लिक किया तो आप देखोगे इसी वेबसाइट पर मैं आ चुका हूँ। ये वेबसाइट कौन सी है? ये वेबसाइट आप लोगों की वही है जहाँ से आप लोग यहाँ पर आए थे रिक्रूटमेंट देखने। ये देखो, रिक्रूटमेंट देखने आप यहाँ से आओगे, इस वेबसाइट से आप इस पर क्लिक करते हो तो आप उसी वेबसाइट पे आ जाओगे जिस वेबसाइट से मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने बोला है कि आप लोग अपना अप्लाई करने के लिए यूज़र गाइड, मतलब कि एक फाइल इन्होंने दिया है, उसमें पूरा प्रोसेस लगा रखा है, स्क्रीनशॉट से सारी फोटो लगा रखी है कि भाई कैसे कैसे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो उस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात आती है एप्लीकेंट को याद रखना है आपकी अपनी करेंटली रिसेंट की फोटो अपलोड और साइन अपलोड करना है। आपका इसमें रिक्रूटमेंट के लिए कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। बेसिकली सेंटर पे जाओगे, तेलंगाना स्टेट के अलग अलग एरिया में सेंटर होगा, वहाँ पर कंप्यूटर पर एग्जाम लेंगे सेंटर के अंदर। अभी एग्जाम कहाँ कहाँ पे हो सकता है तो ये आपको बता दूं, महबूब नगर और रंगारेड्डी हैदराबाद, और इसके अलावा यहाँ पर मेडक और निज़ामाबाद और आदिलाबाद और करीमनगर और वारंगल और खम्मम और नलगोड़ा और संगारेड्डी, इन जगहों पर सेंटर होंगे। ठीक है, तो आपके तेलंगाना स्टेट के इन 11 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी जो पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सेंटर नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहीं पर आना होगा एग्जाम देने। कैंडिडेट को सबमिट करना है अपना प्रेफरेंस कि वो टेस्ट सेंटर किधर देना चाहता है, बेसिकली एग्जाम किस सेंटर पे जाके देना चाहता है इन जगहों में से, उसको बताना होगा, फिर वहाँ जाके वो एग्जाम दे सकता है। ठीक है, कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है, इन्होंने वो सब बता रखा है।
तो इसको आप लोग रीड कर सकते हो। अब बात आती है कि ये एग्ज़ाम कब हो सकता है आप लोगों का। तो ये एग्ज़ाम अभी यहाँ पर इन्होंने नहीं दिया है स्केड्यूल। अगर आप मेरे से पूछो तो ये एग्ज़ाम आप लोगों का अप्रैल एंड या फिर मई स्टार्टिंग में हो जाएगा। ठीक है, अप्रैल एंड या फिर मई शुरू में, मतलब मैं मान के चलता हूँ कि मई स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, अब हर जिले वाइज कितनी वैकेंसियाँ हैं वो भी इन्होंने प्रोवाइड कराई हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये सब रीड कर लेना। रूल ऑफ रिजर्वेशन बता दूँ, रिजर्वेशन का फ़ायदा, जैसे तेलंगाना स्टेट का कोई SC है, ST है, बैकवर्ड क्लासेस में आ रहा है, तो उसको रिजर्वेशन मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ तेलंगाना के लोग ही होंगे। मतलब तेलंगाना के बाहर के लोगों को जनरल से फॉर्म भरना होगा अगर वो एलिजिबल है तो सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि रिजर्वेशन सिर्फ तेलंगाना के स्टेट के लोगों को ही मिलेगा, बाहर वालों को नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब बात ये आती है कि मैं पूरा नोटिफिकेशन हिंदी में कवर कर रहा हूँ, तो मैंने इसीलिए आपको वीडियो के नीचे यहाँ पर इधर आप आओगे तो यहाँ पे आपको CC कैप्शन नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को यही सारा कुछ हिंदी के अलावा आप अपने तेलुगु में, मराठी में, गुजराती में समझ सकते हो यही सारी बातों को जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट सिंपल है, ये आपका एक एग्जाम कराएंगे, एग्जाम के बिहाफ पर ये सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे कि मान के चलो यहाँ पर आप लोगों का जो स्कूल असिस्टेंट पोस्ट जो आप लोगों की है, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए, इसके अलावा आप लोगों का जो फिजिकल एजुकेशन टीचर का जो होगा उसके लिए 100 मार्क्स का रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बिहाफ पर ये सिलेक्शन करेंगे। तो इन्होंने सारा चीज़ें बता रखा है। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपको बता दूं एलिजिबिलिटी है, कैंडिडेट जो है, कैंडिडेट ने अपना जो है इस पोस्ट के लिए, टीचर्स पोस्ट के लिए कैंडिडेट ने अपनी क्वालिफिकेशन ले ली हो, अपने 12th पास, ग्रेजुएशन ये सब कर लिया हो। अब बात आती है प्रोवाइडेड दैट कैंडिडेट जो परस्यूइंग कर रहा है फाइनल ईयर में, फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है, ऑल्सो एलिजिबल, मतलब जो लोग अगर मान के चले अपना, अभी मान के चलो कोई कैंडिडेट CTET और आपका जो टेट है यानी कि TS टेट या फिर आप लोगों का AP टेट जो है, आप लोग इसके अंदर अगर पास आउट हो और आपकी डिग्री पास आउट है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बेसिकली आप अपने कोर्स के अंदर लास्ट ईयर में है या लास्ट सेमेस्टर में है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं। बेसिकली होगा क्या दोस्तों, एग्जाम करवाने के बाद जब ये आप लोगों का डॉक्यूमेंट ऑफ वेरिफिकेशन करते हैं ना, जब आपके सारे कागज को, सारे डॉक्यूमेंट को जब वेरीफाई करते हैं, उस समय अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होंगे क्वालिफिकेशन वाले तो आप लोग एलिजिबल माने जा रहे हो। मतलब फाइनल ईयर वाले फॉर्म तो भर सकते हैं लेकिन उनके पास डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए क्वालिफिकेशन के, जब वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। ठीक है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट मतलब 10th का, 12th का सर्टिफिकेट, इन्होंने कहा है कैंडिडेट के पास, इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर कही है कि उसके पास 12th का सर्टिफिकेट जो होगा वो आपके तेलंगाना स्टेट के बोर्ड द्वारा होना चाहिए या फिर उसके बराबर का, सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि रिकोगनाइज्ड बाय बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी 12th एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। बेसिकली इनकी थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई है दोस्तों। गलती ये हो गई, इन्होंने ऑल इंडिया एलिजिबल तो रखा है लोगों को, लेकिन इन्होंने यहाँ पर डाला ना कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, यानी स्टेट लेवल, मतलब स्टेट बोर्ड का अगर कोई कैंडिडेट जो है 12th पास आउट होगा वो इसमें एलिजिबल है। तो ये कंडीशन बिल्कुल गलत है, आप ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल हो, यही एक पॉइंट लोगों के लिए फंस रहा है। बाकी तो आप जानते हो कि जब CTET वाला फॉर्म भर रहा है इस वैकेंसी पे, तो CTET वाला कौन होता है, CTET वाला वही होता है जो बिहार से जाके दे रहा है, कर्नाटका से जाकर दे रहा है, केरला से जा रहा है, तमिलनाडु से एग्जाम देने जा रहा है CTET का। इसका मतलब CTET वाला तो ऑल इंडिया वाला ही तो कैंडिडेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि आप ऑल इंडिया इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में भाई पूरा इंडिया एलिजिबल है इस वैकेंसी को लेने के लिए तेलंगाना स्टेट में, लेकिन कंडीशन यही है कि वो कैंडिडेट इतना याद रखे कि उसको जनरल की ही कट ऑफ CTET वाली पास करनी जरूरी है, और उसके अलावा उसका जो है जो कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर रहा है किसी दूसरे स्टेट से, तो वो जनरल से ही वैकेंसी ले सकता है, जनरल से ही आपको वैकेंसियाँ दे देंगे, ये कन्फर्म्ड है। ठीक है, हाँ 12th पास कह रहे हैं कि भाई तेलंगाना स्टेट की हो, ऐसा नहीं है। आपने अगर क्योंकि तेलंगाना स्टेट के अंदर भी ऐसे काफ़ी लोग होंगे जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड से 12th क्लास पास कर रहे होंगे, तो बेसिकली क्या फिर वो लोग एलिजिबल नहीं है? सोचने वाली बात है ना। जब तेलंगाना स्टेट के लोग, जो लोग तेलंगाना स्टेट से तेलंगाना स्टेट में रहते हुए CBSE बोर्ड से अगर वो लोग 12th क्लास पास कर रहे होंगे तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो लोग भी इस वैकेंसी पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन ऐसा इन्होंने तो कहा ही नहीं। तो यानी कि साफ साफ यही हो गया कि जब तेलंगाना स्टेट का कैंडिडेट किसी भी बोर्ड का हो सकता है तो कहीं ना कहीं यही है कि वो दूसरे बोर्ड का भी अगर है, CBSE बोर्ड तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, वो ऑल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड है। तो कहना मतलब यही है कि CBSE बोर्ड वाला जब भर सकता है फॉर्म, क्योंकि वो भी तेलंगाना से भी कोई कैंडिडेट CBSE का हो सकता है, तो कहना यही है साफ साफ कि इस रिक्रूटमेंट में ऑल इंडिया लोग एलिजिबल हैं। कंडीशन ये है 12th क्लास उसका जो है, ऐसा नहीं है कि तेलंगाना स्टेट बोर्ड से पास आउट हो, वो किसी भी स्टेट बोर्ड से या CBSE किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास आउट है
तो वो फॉर्म भर सकता है। उसकी 12th में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पर इसकी नोटिस में थोड़ा सा इस पॉइंट में करेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा है एकेडमिक डिग्री, जो आपकी डिग्री है वो यूजीसी द्वारा होनी चाहिए। यूजीसी मतलब भाई यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इनके द्वारा लोगों को यूनिवर्सिटीज़ को अथोराइजेशन मिलता है, वेरिफिकेशन मिलता है कि आप अपने यूनिवर्सिटी में ये सारे कोर्सेज करा सकते हैं, और वो कह देते हैं कि भाई हमारा अथॉरिटी है, आप इसमें करा सकते हो कोर्स। तो बेसिकली यूजीसी एक अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जिसके बिहाफ पर पूरे इंडिया देश में जो भी लोग कोर्स करा रहे होते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, वो यूजीसी अप्रूव्ड या रिकोगनाइज्ड मतलब ही होता है कि यूजीसी ने उस यूनिवर्सिटी को कह रखा है कि हाँ आप अथोराइज्ड हो, तभी आप करा सकते हो इन कोर्सेज को। तो उन यूनिवर्सिटी से अगर आपका कोर्स पास आउट है तभी वो एक्सेप्ट होगा, ठीक है। उसके अलावा आपका जो टीचर एजुकेशन कोर्स आपने किया हुआ है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन द्वारा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारे पॉइंट इनके सही है, लेकिन जो ये वाला पॉइंट है कि 12th इनका जो है तेलंगाना स्टेट से हो, इसमें थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। हालांकि इन्होंने ये भी कर दिया है कि उसके बराबर किसी और रिकोगनाइज बोर्ड से भी हो सकता है। तो इसके बराबर तो बोर्ड सीबीएसई है, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, गुजरात बोर्ड है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। हाँ, या फिर उन्होंने कहा स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, तो और लगा हुआ है भाई, इस चीज़ को देखो। तो इसका मतलब ये है आप लोग एलिजिबल हो, दूसरे स्टेट वाले एलिजिबल हैं इस वैकेंसी पर, ठीक है। समझ आ गया होगा। क्वालिफिकेशन अब मैं एक एक पोस्ट वाइज बताता हूँ। अगर आप स्कूल असिस्टेंट पे अप्लाई करोगे तो आपका, अगर मैथमेटिक्स वाले पे अप्लाई कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है या फिर मास्टर डिग्री पास आउट होना जरूरी है उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, क्योंकि आप उसी सब्जेक्ट की वैकेंसी ले रहे हो। लेकिन याद रखें 50% से ज़्यादा मार्क्स हो आपके, या तो आपकी बैचलर में या मास्टर में, ठीक है, इतना याद रखें। और इन्होंने 45% रख दिया है डिग्री के अंदर SC ST और बैकवर्ड क्लासेज वालों के लिए, तो उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों का स्कूल असिस्टेंट मैथमेटिक्स के लिए तेलंगाना का स्टेट का खुद का जो टेट होता है उसका पेपर 2 पास होना चाहिए, नहीं तो AP टेट का या फिर C टेट का, ठीक है। इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आप लोग फिजिकल साइंस का भी आप अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हो, स्कूल असिस्टेंट में बायोलॉजिकल साइंस का भी देख सकते हो, सोशल स्टडीज़ का भी यहाँ से देख सकते हो, इंग्लिश का भी देख सकते हो। मान के चलो कोई स्कूल असिस्टेंट तेलुगु पे अप्लाई कर रहा है, तेलुगु के लिए, तेलुगु सब्जेक्ट का वो अगर स्कूल असिस्टेंट पोस्ट लेना चाह रहा है, तो उसका ग्रेजुएशन जो होगा वो उसका तेलुगु एक सब्जेक्ट उसके पास होना चाहिए उसके ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो वो फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा अगर और उसके 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, और इसके अलावा उसका जो है इस सब्जेक्ट के अंदर या तो बीएड या फिर उसका स्पेशल एजुकेशन इन बीएड ये सब पास आउट हो, ये तो उसकी डिग्रियां हो गई। इसके अलावा उसके उसके पास पेपर 2 सीटेट का या वो आपका TS टेट का या AP टेट का कोई भी एक का पेपर 2 उस सब्जेक्ट में पास आउट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ले सकते हो। बेसिकली इन्होंने बोला है सीटेट वाले अगर आप हो तो आप लोगों का मैथ्स और साइंस होना चाहिए या सोशल स्टडीज एक ऑप्शनल के तौर पर होना चाहिए। तो इस पोस्ट को भी सीटेट वाले भी ले सकते हैं। तो इन्होंने हर पोस्ट पे लिखा है, स्कूल असिस्टेंट हिंदी में भी लिखा है, तो वो आप देख लेना। तो ये आप लोग स्कूल असिस्टेंट का यहाँ से समझ लेना, ठीक है। अब मैं थोड़ा आगे आऊँगा, स्कूल असिस्टेंट के बाद मैं आता हूँ SGT पे। सेकेंडरी ग्रेड टीचर के लिए इन्होंने बोला है कैंडिडेट 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकोगनाइज्ड जो है बोर्ड से, बाय द बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट तेलंगाना विद एटलीस्ट। तो ये सेम चीज़ यहाँ भी लिख रहे हैं कि 50% से ज़्यादा मार्क्स उसके हों। अगर वो SC ST है, रिजर्वेशन में है, तो 45% से उसके मार्क्स ज़्यादा हों। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि आपका पेपर 1 SGT में कह रहे हैं कि भाई TS टेट का पेपर 1 पास आउट हो, या फिर AP टेट का आप लोगों का, या फिर C टेट का पेपर 1। बेसिकली SGT अगर आप लोग पोस्ट लेते हो, सेकेंडरी ग्रेड टीचर का पोस्ट लोगे, तो इसमें आप लोगों का C टेट का पेपर 1 पास आउट मांग रहे हैं, ठीक है। ऑल इंडिया के लिए तो सीटेट ही है, हालांकि कोई दूसरे स्टेट से जाता नहीं होगा दूसरे स्टेट्स के टेट को देने के लिए, क्योंकि वो एक बार में सीटेट दे देता है, उसको पता है सीटेट का कितना ज़्यादा स्कोप रहता है एज़ कम्पेयर टू स्टेट टेट, ठीक है। तो इसलिए वो सीटेट ही ज़्यादा लोग देते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर पोस्ट के लिए भी आप लोग समझ सकते हो, प्राइमरी लेवल पर जो होगी उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है यहाँ से रीड कर लेना। लैंग्वेज पंडित के लिए भी आप लोग यहाँ से रीड कर लेना। तेलुगु वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, हिंदी के लिए क्या है, उर्दू के लिए क्या है, सभी के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी एक एक पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन लिखी है, इसको आप देख लेना। अब मान के चलो कोई ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि ओपन लर्निंग कर रहे थे, जैसे कि NIOS से कर रहे थे, ठीक है, या फिर मान के चलो डिस्टेंस लर्निंग कर रहे थे ओपनली, मतलब वो सिर्फ एग्जाम देने जाते थे अपने कोर्स के लिए, डिग्री को लेने के लिए, तो ऐसे लोग एलिजिबल हैं या नहीं। तो इन्होंने बोला है अगर आपको आपका वो यूनिवर्सिटी है जिसको UGC ने अप्रूव कर रखा है, या AICTE इसने अप्रूव कर रखा है, और इनके द्वारा आप लोग अगर उन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो डिस्टेंस एजुकेशन में, तो आप लोग भी फॉर्म डाल सकते हो। तो आप लोग एलिजिबल हो, लेकिन रिकोगनाइज्ड जगहों से पढ़े हुए होगे तभी, ठीक है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन ये बता रहे हैं, थोड़ा इसको भी देख सकते हैं आप लोग।
अब बात आती है एज। किसी भी पोस्ट पर इसमें अप्लाई करने के लिए 18 से 46 के बीच में एज होनी चाहिए 1 जुलाई 2023 के हिसाब से। ठीक है, 2023 के दिन 2023 का जो 1 जुलाई था उसके हिसाब से आपका एज कैलकुलेट करेंगे, 18 से 46 के बीच का ले लेंगे। इन्होंने क्लियर यहाँ पर कर दिया है। ठीक है, हाँ अपर एज, और इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने देखिए साफ बोला है आप लोगों की जो एज है ना, इसके अंदर जो एज आपकी ली जाएगी वो इस दिन से ली जाएगी। अपर एज 46 जो आपकी एज है वो आप लोगों की 8 फरवरी 2024 वाले दिन से ली जाएगी, ऐसा इन्होंने क्लियर कर दिया है। मिनिमम एज आप लोगों की होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम होनी चाहिए 46। आपकी एज अगर मान के चले आप लोगों का बर्थ जो है वो 2005 के 1 जुलाई से पहले हुआ है और 1997 के 2 जुलाई के बाद हुआ है तो आप लोग एलिजिबल हो। ठीक है, इन्होंने डेट भी दे दी यहाँ पर, ये अच्छा करा इन लोगों ने। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हो, तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का अगर कोई कैंडिडेट है स्टेट गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम कर रहा है तो उसको 5 साल रिलैक्सेशन है। अगर कोई कैंडिडेट SC ST बैकवर्ड क्लास का है तो भी उसको 5 साल रिलैक्सेशन है। डिसेबल्ड को 10 साल रिलैक्सेशन है, लेकिन वो तेलंगाना का ही हो, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये सब रहेगा। अब प्रोसेस कैसा रहेगा इस एग्जाम का, कैसे होना है मैं आपको बता दूं। इसमें कंप्यूटर पे एग्जाम होना है आप लोगों का हर पोस्ट के लिए, उस और इन जगहों पर होगा, ये आपने पहले ही समझ लिया। थोड़ा आपको बता दूं, इशू ऑफ हॉल टिकट आपको एग्जाम से पहले 10 दिन पहले, एग्जाम्स के होने से पहले एक एडमिट कार्ड आएगा जिसपे लिखा होगा इस कैंडिडेट को इस जगह पे जाके अपना एग्जाम देना है, इस समय से इस समय के बीच में इस सब्जेक्ट में देना है और इस चीज को इस चीज को वो ले जा सकता है। तो वो सब उसके एडमिट कार्ड पे लिखी होगी, तो वो आपका 10 दिन पहले आएगा एग्जाम के दिन से। और एग्जाम होने के हफ्ते भर के अंदर ये एक आंसर की निकालेंगे साइट पर, वेबसाइट पर, जिसपे आप अपने आंसर्स को मिला सकते हो, किस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करके आए हो। ठीक है, हाँ, और अगर किसी आंसर पे आपको आंसर की में गलत लग रहा है तो आप क्लेम भी डाल सकते हो, रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। ये आंसर की आपकी एग्जाम के बाद आएगी। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है, आपको समझ आ गया होगा। एग्जाम होना है इसमें, एग्जाम के व्याप पर ही सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें आपका पासिंग परसेंटेज कितना मांग रहे हैं। आपको बता दूं, अगर आप CTET और TS टेट और AP टेट वाले हो, आपको बता दूं आपका 150 मार्क्स का पेपर होता है। आपका अगर ओपन कैटेगरी में 90+ मार्क्स चाहिए, यानी अदर स्टेट वालों को तो 90+ चाहिए ही चाहिए, बैकवर्ड क्लासेस वालों को 75+ चाहिए। यानी कि स्टेट तेलंगाना वालों लोगों का तो BC वाले तो इतने से ऊपर लाएं, SC ST वाले सिर्फ 60 से ऊपर ले आएंगे तो भी वो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बात आती है CTET जो है, CTET में आप अगर अदर स्टेट से भी हो तो आप लोग ये वाले मार्क्स लोगे अपने, ना कि ये वाले मत लेना। मैं सिंपल बता रहा हूँ, अदर स्टेट में आपका इनका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये जो रिजर्वेशन है इन्होंने, देखिए ये लोग अपने ही स्टेट के लोगों को देंगे। ठीक है, रिजर्वेशन सिर्फ वहीं के लोगों को देंगे, ऑल इंडिया से नहीं देंगे। तो साफ साफ बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग इससे ऊपर मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप अदर स्टेट CTET हो। ठीक है, तो सेम स्टेट CTET हो और अगर आप SC ST हो तो आप इसको ये वाले मार्क्स अपने जोड़ सकते हो। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ प्रोविजनल लिस्ट, तो आपकी जो लिस्ट बनेगी फाइनल कितने लोग सिलेक्ट हो गए, किसको वैकेंसी मिल रही है, तो एग्जाम के नंबर के ब्याह पर ही बनेगी। और इन्होंने बोला है एग्जाम के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बुलाएंगे, जितनी वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स देख सकते हैं। यानी कि वैकेंसी 11,000 है, यानी कि कितने लोगों को बुलाने वाले हैं, ये बुलाएंगे 33,000 के लगभग लोगों को बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। वहाँ पर लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो, साइन, डॉक्यूमेंट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सब वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब बात आती है सैलरी कितनी मिलती है किस किस टीचर को, तो इन्होंने कहा है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का एक वहाँ पर नोटिस निकाला गया था 2021 के जून महीने में, जिसमें लिखा हुआ है कि किस किस को कितनी सैलरी मिलती है। तो वो वाला नोटिस देख ले, वहाँ से पता लग जाएगा कि स्टेट गवर्नमेंट के जो भी लोग पूरे स्टेट भर में अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं उनको कितनी सैलरी मिल रही है। तो आप लोग इस तरीके से इस नोटिस में जाकर देख सकते हो। नोटिस नंबर ये लिखा हुआ है, इसमें जाकर देख लेना। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो तो आप लोगों की जो सैलरी होगी टीचर की वही होगी 25-30 हज़ार होगी, 35,000 होगी, इस तरीके की होगी। इतनी ही सैलरी होती है, 20-30 मतलब 25-30 हज़ार, 35-40 हज़ार वही होती है। ये मिनिमम बता रहा हूँ, बाकी आप लोग एक आइडिया जो है वो नोटिस में देख सकते हो। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर बता दूँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा बाय लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज विद, ठीक है, इन द विद कंसर्न मीडियम एंड इंग्लिश। ठीक है, कंसर्न मीडियम मतलब भाई कैंडिडेट ने बोला कि मुझे तेलुगु में देना है एग्जाम, तो वो तेलुगु में दे सकता है, इसके अलावा इंग्लिश में भी दे सकता है। मतलब कि इंग्लिश में तो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा ही, और एक इसके अलावा तेलुगु में भी मिल सकता है। 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा, इंग्लिश, इसके अलावा आपकी जो भी लैंग्वेज यहाँ पर है, जैसे कि तेलुगु इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर होगा। अब बात कर लेता हूँ
स्कीम मतलब कैसा पैटर्न रहेगा एग्जाम का। अगर आप लोगों ने अप्लाई, अगर आप लोग स्कूल असिस्टेंट पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो, आप फिजिकल एजुकेशन को और लैंग्वेज पंडित को छोड़कर, तो उसके लिए 2 घंटे 30 मिनट का एग्जाम होना है, जिसके अंदर जीके और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन 10 नंबर में, और पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन का जो सिलेबस आप लोगों का है जो बताया गया है, मतलब कि जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि आप मान के चलो स्कूल असिस्टेंट की पोस्ट ले रहे हो आप इंग्लिश में, तो आपका उसका सिलेबस जो रहेगा 20 क्वेश्चन 10 नंबर में रहेंगे। सेम इसी तरीके से कंटेंट नॉट लैंग्वेजेस, वो लैंग्वेज से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, बाकी चीज़ों का रहेगा, जैसे कि सिलेबस जो आपके 6 से आपने 10 तक में पढ़ा है वो सब आपका आएगा इधर जो, और इसके अलावा आप लोगों का लैंग्वेज से जुड़ा हुआ टॉपिक भी आएगा, वो भी आप देख सकते हैं। 88 क्वेश्चन 44 मार्क्स में, यानी कि इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, मार्क्स कम है। आप देख सकते हो 20 क्वेश्चन दे रहे हैं 10 मार्क्स में, यानी करीब करीब कितना हो गया ये हो गया आधे नंबर का एक एक क्वेश्चन है। यानी कि कैंडिडेट अगर 10 क्वेश्चन करेगा तो उसको 5 नंबर मिलेंगे, ये इसमें साफ साफ हो रहा है। ठीक है, अगर वो 2 क्वेश्चन करेगा तब उसको 1 नंबर मिलेगा, 1 क्वेश्चन करेगा तो उसको 0.5 मार्क्स करेक्ट करने पर मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें इन्होंने चाइल्ड मेथडोलॉजी के भी इन्होंने बता रखा है, कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स में है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। सेम अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हो यहाँ पर स्कूल असिस्टेंट में फिजिकल एजुकेशन में, तो उसका सिलेबस आप एग्जाम पैटर्न यहाँ से देख सकते हो, ये एग्जाम पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक आते हैं भाई आप लोगों के इसके अंदर, देख लो कितने सारे टॉपिक पूछ रहे हैं। उसी के साथ देखो भाई इतने सारा चीज़ें पूछ रहे हैं लोग, ये सेकेंडरी ग्रेड टीचर में आप देख लो, ये सब आपका आएगा एग्जाम पैटर्न है। थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ता हूँ, ये आप लोगों का रहेगा फिजिकल एजुकेशन टीचर का एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तो ये आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन हो चुका है, देख सकते हैं 3 तारीख को नोटिस आया आप लोगों का नोटिफिकेशन, मैंने आपको बता दिया है। तो ये पूरा नोटिफिकेशन आपका हो चुका है। 4 मार्च से फॉर्म चालू हुआ है और ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा 3 अप्रैल को। 1 महीने का समय है, पूरा इंडिया इसमें वैकेंसी पर एलिजिबल है। देखिए कंडीशन क्या है, लोगों को डाउट एक ही चीज़ में हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ग्रेजुएशन में कोई डाउट नहीं हो रहा लोगों को, यूजीसी लिखा है, AICTE लिखा है, तो वो वहाँ पे उनको डाउट नहीं हो रहा, उनको BEd DLEd पे भी डाउट नहीं हो रहा, उनको डिग्री क्वालिफिकेशन पे डाउट नहीं हो रहा, बेसिकली उनको टेट के ऊपर भी डाउट नहीं हो रहा, क्योंकि सीटेट लिखा हुआ है हर जगह। तो ऑल इंडिया लोगों को एलिजिबल है, वो लोगों को पता लग चुका है, हर जिले और हर एरिया के लोगों को पता लग गया है इस चीज़ से। लेकिन लोगों को एक चीज़ ये क्लियर नहीं हो रही कि 12th लिखा है इन्होंने कि इंटरमीडिएट जो हो वो तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो है बोर्ड से पास आउट हो, तो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का तो स्टेट बोर्ड है, तो स्टेट बोर्ड से पास आउट हो 12th, ऐसा इन्होंने लिखा है नोटिस में। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है, ये इसमें थोड़ा सा नोटिस में गलतियां हैं। गलती इसलिए है क्योंकि भाई जब ऑल इंडिया कैंडिडेट दूसरे स्टेट से अप्लाई करेगा तो उसको पता है कि वो अपने स्टेट के ही बोर्ड से वो 12th पास आउट है, या फिर वो CBSE से या फिर ICSE से बोर्ड से वो पास आउट है। तो आप कह तो रहे हो कि पूरा इंडिया एलिजिबल है, लेकिन ऐसे में आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट 12th लिख दिया है तेलंगाना स्टेट का, तो इससे तो साफ यही हो जाता है कि सिर्फ वहीं का कैंडिडेट फॉर्म भरेगा। तो मैं आपको क्लियरेंस दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, 12th पास आपका किसी भी बोर्ड से है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग एलिजिबल हैं। याद रखिए बाकी की क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग पूरे इंडिया से फॉर्म भर सकते हो। एक चीज़ और बता दूं, आपको वैकेंसी जनरल से मिलेंगी, स्टेट के लोगों को जो उनका रिजर्वेशन है, जो भी उनका कैटेगरी है, कम्युनिटी है, उससे उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नोटिस आपका डिस्कस हो चुका है यहाँ पे, ये मैंने आपके साथ कवर कर दिया है। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी बता देता हूँ। जैसे आप लोग ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा है आदिलाबाद जिला है तेलंगाना स्टेट में, तो आदिलाबाद जिले के अंदर आपको बता दूँ लैंग्वेज पंडित हिंदी के लिए आप देखोगे तो टोटल इनकी जो वैकेंसी आई है वो सिर्फ एक ही चाहिए इनको। ठीक है, लैंग्वेज पंडित। और इसमें आपको बताता हूँ मैं ये चीज़ें क्या लिखी हुई है, ये चीज़ों का भी मैं मतलब क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आप ये समझिए, ओपन कैटेगरी में ये वैकेंसी आई है। अभी किसी की अगर अनुसूचित जाति में आती तो यहाँ लिखी होती, जनजाति में होती तो यहाँ होती। अभी स्टेट तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेस है A से लेकर E तक, 5 तरीके से बैकवर्ड क्लासेस हैं तेलंगाना स्टेट में A से लेकर E तक, तो उनके लिए इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, अब जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए भी विजुअली हैंडीकैप्ड अगर कोई है और हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो भी उनकी डिसेबिलिटी है, उनकी फुल फॉर्म यहाँ से आप देख के उनकी वैकेंसियाँ समझ सकते हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ से समझेंगे, स्पोर्ट पर्सन यहाँ से समझेंगे, नेवी आर्मी एयरफोर्स में होकर आए हैं तो वो लोग यहाँ से अपनी वैकेंसियाँ समझ सकते हैं। तो टोटल आपकी लैंग्वेज पंडित हिंदी के लिए तो एक ही वैकेंसी आई है, जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट की बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं।
अब इसमें मैं बात करता हूँ लैंग्वेज पंडित मराठी के लिए जो वैकेंसी आई है इसी आदिलाबाद जिले में ही, तो वो आप यहाँ से देख लेना कि ओपन कैटेगरी में कितनी है, अनुसूचित जाति में कितनी है, जनजाति में कितनी है, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझना होगा। अब जैसे आप यहाँ देखते हो लैंग्वेज पंडित का वैकेंसी है तेलुगु में, और इन्होंने लिखा है वैकेंसी के अंदर जी और LB। इसका मतलब मैं आपको भी बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है जी के अंदर आप देख सकते हो 3 वैकेंसी है। बेसिकली आप ये समझिए लैंग्वेज पंडित तेलुगु में अगर आप लेने जाते हो वैकेंसी, तो टोटल आपकी 6 वैकेंसी है, और ये इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। उस 6 में से आप लोग कैटेगरी वाइज समझ लेना, ये आदिलाबाद की है। ठीक है, हाँ आदिलाबाद। तो इस तरीके से आप लोगों को समझनी होंगी। आप यहाँ से सारे सब्जेक्ट की देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसको सारा कुछ समझ आपको आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों, इसी के अंदर आपको बता दूं यहाँ पर। अब नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ से देखोगे, सब लोग अपनी अपनी वैकेंसी समझ लेना। यहाँ पर लिखी हुई है कि किसकी कितनी वैकेंसी है, वो आप यहाँ से पूरा समझ सकते हैं कैटेगरी वाइज, कि किस जिले में किस पोस्ट पर किस किस वर्ग में कितनी कितनी वैकेंसी आई हैं। आप इसको पूरा देख सकते हैं, ये मैंने प्रोवाइड करा दिया है आप लोगों को। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरे पास डाउनलोड फाइल है। आप देखो ये फाइल डाउनलोडेड है, क्योंकि ये फाइल खोलते ही डाउनलोड हो जा रहा है, तो इसीलिए कहूँगा कि वेबसाइट से भी आप इस चीज़ को ले सकते हो। ठीक है, तो आप देख लो कि भाई यहाँ पर स्कूल असिस्टेंट जो आप लोगों की पोस्ट है, उसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे, जैसे आपका नोटिफिकेशन आ गया है, यहाँ पर हमारा जो पोस्ट सबसे पहला पोस्ट था, जो आपका स्कूल असिस्टेंट का पोस्ट था SA वाला, उसमें आप देखोगे तो स्कूल असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके अंदर आप देखोगे तो मराठी वालों में वैकेंसी आप देख सकते हो कितनी आ रखी है। तो इस तरीके से आप लोगों को सारी वैकेंसियाँ देखनी है कैटेगरी वाइज और आपके पोस्ट वाइज कि किसकी कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बता दूं कि जो आदिलाबाद है, आदिलाबाद जिले में टोटल वैकेंसी इस रिक्रूटमेंट में आई है 324। ठीक है, तो इसी तरीके से आप और आगे बढ़ोगे थोड़ा सा, तो आपको यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी दिख जाएंगे, जैसे कि भद्राद्री, कोठागुडेम, इसकी जगह की जगह इस जगह की वैकेंसी 447 है। तो इस जगह से अपने अपने जिलों की वैकेंसियाँ देख लें, और याद रखें फॉर्म भरते में आपको बताना पड़ेगा कि आप किस जिले की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, इसीलिए इन्होंने वैकेंसियाँ दी हैं, तो देख लेना किस जिले में कितनी वैकेंसी है। तो ये पूरा टेबल आपके सामने रखा हुआ है। मैं थोड़ा आता हूँ डायरेक्ट लास्ट पेज पर। देखो हम आ गए लास्ट पेज पर। ठीक है, तो लास्ट पेज में आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है कि किसकी कितनी वैकेंसी है। हैदराबाद में आप देखोगे तो हैदराबाद में वैकेंसी आई है 878, यानी हैदराबाद में काफ़ी टीचर्स रिक्रूट हो रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को सारी वैकेंसी यहाँ से चेक कर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है भाई ये सारी वैकेंसी आप लोगों को समझ आ गई होंगी। पूरे फाइल में से ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी इन्होंने दे रखी है, तो एक एक लोग समझ लेना अपनी पोस्ट वाइज। थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा दोस्तों, ये सिलेबस है, आपको वेबसाइट पर आना होगा, वेबसाइट पर सिलेबस पर टिक करोगे तो आप इधर आ जाओगे, क्योंकि एग्जाम का सिलेबस भी तो जानना आपके लिए ज़रूरी है ना। तो आपने एग्जाम पैटर्न तो समझ लिया, सिलेबस समझिए। लैंग्वेज पंडित पर अप्लाई करोगे तो इस पर टिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा इसका सिलेबस लैंग्वेज पंडित का। सेम फिजिकल एजुकेशन टीचर का भी डाउनलोड हो जाएगा और इनका भी डाउनलोड यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हो उसका सिलेबस देख लो, प्रिपेयर कर लो। आपका एग्जाम मई में होगा। ठीक है, मई मई में शुरू में ही हो जाएगा ये एग्ज़ाम। हो सकता है भाई अप्रैल के आखिर में भी ले लें इस एग्ज़ाम को, क्यों कह देंगे कि भाई फॉर्म तो हमने बंद कर दिया है, तो आप 20 तारीख के बाद एग्ज़ाम देने आ जाओ अप्रैल में, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आपको सिलेबस दिखाने वाला हूँ वो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आप लोगों को। स्कूल असिस्टेंट का सिलेबस हमारे सामने है, आप लोग देखोगे इस पर टिक करोगे ना स्कूल असिस्टेंट पे, तो आपके सामने ये वाला सिलेबस आ जाएगा स्कूल असिस्टेंट। तो आप देखोगे तो यहाँ पर स्कूल असिस्टेंट का सिलेबस आ चुका है आपके स्क्रीन पर। ये जो आपका जो आपको सिलेबस दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा, एंड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल असिस्टेंट नॉन लैंग्वेजेस का ही है। जैसे कि आप लोगों का मैथ्स होता है, फिजिकल साइंस होता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं है, तो उनका सिलेबस आप देखोगे तो GK आएगा, करंट अफेयर और ये सब चीज़ें आएंगी। ये इन्होंने एग्जाम पैटर्न दे दिया, फिर इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे दिया। GK में क्या पूछेंगे वो इन्होंने बता दिया। अब जैसे कि हिस्ट्री पूछ ली हमने, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पूछ लिया, फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन पूछ लिया, सोशोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन, और ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ये सब चीज़ें हम आपसे पूछने वाले हैं। तो काफ़ी आप देखोगे फाइल में, आप देखोगे 79 पेज का फाइल है। फाइल इतना बड़ा इस वजह से क्योंकि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन,
स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, तो ये सारे टॉपिक है। तो काफ़ी वास्ट सिलेबस है आप लोगों का, लेकिन आपको सारा नहीं रेडी करना, आपको जिस भी लैंग्वेज पंडित के जिस भी, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों का स्कूल असिस्टेंट का है, तो स्कूल असिस्टेंट आप जिस भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो आपको सिर्फ उसी का सिलेबस रेडी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा फाइल आपके सामने है, तो पूरा इन्होंने सिलेबस दे रखा है। ये सिलेबस तो आप लोगों का है, आप लोगों का स्कूल असिस्टेंट का, बाकियों का सिलेबस आप यहाँ से देख लेना, ठीक है। हमने सिलेबस समझ लिया, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन समझ ली, अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये हम आ गए अप्लाई करने के लिए, हम वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। हमें बताना है कौन से पोस्ट पे अप्लाई करना है। मैंने बोला भाई मेरे को स्कूल असिस्टेंट पोस्ट चाहिए इंग्लिश में, मीडियम ऑफ पोस्ट इसमें है ही नहीं, ठीक है। वैसे तो आप देखेंगे जैसे आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ से आप लोग जैसे SGT पे अप्लाई करते हो, यहाँ पर इस देखिए सेकेंडरी ग्रेड टीचर पे अगर आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाई आपको SGT का पोस्ट किस में, मीडियम ऑफ पोस्ट आपको बताना है, इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू, जिसमें भी आपको लेना हो वो आप बता सकते हैं। फिर कौन से ज़िले पे, मैंने बोल दिया भाई इंग्लिश में, फिर बोल रहे कौन से ज़िले में आपको ये वैकेंसी चाहिए, तो आप देखोगे कि SGT का जो वैकेंसी है ना वो आप लोगों का हैदराबाद और रंगारेड्डी में आया हुआ है, तो मैंने हैदराबाद कर दिया। फिर मेरे को आधार नंबर यहाँ पे देना है और प्रोसीड करना है। इस तरीके से फॉर्म भरेंगे आप लोग अप्लाई कर सकोगे। अब मैंने क्या करा दोस्तों, मैंने यहाँ पर अलग से आप लोगों के लिए अलग से सर्च किया भाई, गूगल क्रोम पर बेसिकली ब्राउज़र पर ये डाला कि भाई तेलंगाना स्टेट का जो DSC रिक्रूटमेंट है, यानी कि डायरेक्ट स्कूल कमीशन का जो रिक्रूटमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल कमीशन का जो रिक्रूटमेंट आया है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या ऑल इंडिया है या नहीं। तो इनके द्वारा देखिए ये AI द्वारा जनरेट करके एक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन आई है। ये ब्राउज़र गूगल पे एक ऑप्शन है AI का, जिससे वो लोग अपने सजेशन देते हैं। ये AI सजेशन लोगों की डिटेल्स जो लोग डाल रहे हैं उसको उठाकर दी गई हैं। आप देखोगे तो उन्होंने बोला कैंडिडेट अगर दूसरे स्टेट से है तो वो एलिजिबल है, लेकिन वो कंसीडर होगा जनरल से। देख लो तेलंगाना स्टेट DSC, ये खुद लिखा आ रहा है गूगल पे, आप समझ रहे हैं। गूगल नहीं, आप ये समझ लो इंटरनेट पे लिखा आ रहा है, जिससे साफ लिखा है कि भाई कैंडिडेट जनरल से ले लिया जाता है, मतलब जनरल से वैकेंसी ली जा सकती है। अब एक वेबसाइट है textbook.com, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई TSDSC जो है वो आपका जो सीनियर ग्रेड टीचर के लिए है, उसके लिए कहते हैं कि भाई 12th क्लास में उसमें आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हो, जैसा मैंने आपको बताया था, 2 साल का उनका DLED हो या फिर 4 साल का BLED हो, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी दोस्तों, यही सारी क्वालिफिकेशन अभी बताई थी। और इन्होंने लिखा है नेशनैलिटी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब देखिए इस पॉइंट में ही साफ लिखा है, कहीं भी डोमिसाइल ऑफ तेलंगाना लिखा ही नहीं है, तो साफ साफ समझिए कि आप लोग एलिजिबल हो। और नोटिस में भी नहीं है ये चीज़, ठीक है। बस 12th का कह रहे हैं कि 12th उनका जो है उस स्टेट से हो, ऐसा जरूरी नहीं है। 12th में 50% से ज़्यादा कोई मार्क्स लाया है तो वो पूरे इंडिया में कहीं से ले आया हो 12th में, वो एलिजिबल है, ठीक है। अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के सारे पॉइंट है। आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने एक और लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए और एलिजिबिलिटी फुलफिल करे तो फॉर्म भर सकता है। दे मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लोकल और नॉन लोकल स्टेटस और टू बी अ रेजिडेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट टू सेटिस्फाई द डोमिसाइल क्राइटेरिया। अगर डोमिसाइल क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना है तब, हालांकि इसमें आपको डोमिसाइल क्राइटेरिया सर्टिफाई करने की जरूरत है ही नहीं, ये और वाला ऑप्शन लिखा हुआ है ना, तो मतलब जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो पूरा इंडिया इस पे एलिजिबल है, ये चीज़ आप लोगों को मैंने यहाँ क्लियर कर दी है। आप लोगों का फॉर्म चालू है, 2 अप्रैल को फॉर्म क्लोज होगा, तो जो भी लोग एलिजिबल हैं इस रिक्रूटमेंट पे अप्लाई कर देना। पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो चुका है एक एक पॉइंट के साथ। कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में बताना, और खासकर इस वीडियो को पूरे विश्व भर में शेयर करना, खासकर इंडिया के एक एक लोगों तक। चलिए मिलता हूँ आपसे जल्दी, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।